हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिस्टोरियोग्राफी वेस्टर्न ट्रेडिशन चैप्टर को इस तरह से मास्टर करेंगे कि आपका एक भी मार्क्स लूज़ ना हो। ये चैप्टर पूरे सिलेबस का फाउंडेशन है, इसलिए अगर आपने अगले 10 मिनट ध्यान से सुन लिए तो आपके मॉडल आंसर पूरी तरह रेडी हो जाएंगे। इस चैप्टर की वेटेज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत हाई है, इसलिए यहाँ फुल मार्क्स स्कोर करना काफ़ी इजी है। एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप स्कॉलर्स के नाम जैसे वॉल्टेयर, फौकाल्ट और मार्क्स की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखें और थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस जैसी एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी का यूज़ करें। अक्सर स्टूडेंट कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं या बुक्स और ऑथर्स के नाम मिक्स कर देते हैं, पर हमें स्पेसिफिक पॉइंट्स पर फोकस करना है, वेग समरीज पर नहीं। मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ आंसर प्रेजेंटेशन भी बताऊंगा ताकि एग्जामिनर को मार्क्स काटने का मौका ही ना मिले। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेक्शन पर आते हैं जो डायरेक्ट मार्क्स दिलाते हैं। एग्ज़ाम में सेंटेंसेस कंप्लीट करते वक्त ध्यान रखिए कि वॉल्टेयर को मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का फाउंडर कहा जाता है। माइकल फौकाल्ट ने आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज लिखी थी और कार्ल मार्क्स की मशहूर किताब दास कैपिटल है। 20th सेंचुरी की शुरुआत में फ्रांस में एनालिस्ट स्कूल्स ने हिस्ट्री राइटिंग को एक नई दिशा दी थी। इन्हें एज इट इज़ याद रखिए। नाउ क्वेश्चन 1B में आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर वाला सवाल अक्सर पूछा जाता है। जैसे हेगल ने रीज़न इन हिस्ट्री लिखी और रांके ने द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, वैसे रेने डेकार्ट ने डिस्कोर्स ऑन मेथड लिखी थी। अगर एग्ज़ाम में कार्ल मार्क्स के साथ डिस्कोर्स ऑन मेथड लिखा आए तो समझ जाइए वो रॉन्ग पेयर है। आपको आंसर फॉर्मेट में रॉन्ग पेयर पहचान कर आइडेंटिफाई कर लिखना है। अब यूरोप के नोटेबल स्कॉलर्स का कंसेप्ट मैप देखते हैं। अगर ये चार्ट बनाने को आए तो आपको रेने डेस्कार्ट, वॉल्टेयर, जॉर्ज हेगल, लियोपोल्ड वॉन रैंके, कार्ल मार्क्स और माइकल फौकाल्ट का नाम नीट बॉक्सेस में लिखना चाहिए। ये विजुअल प्रेजेंटेशन एग्जामिनर को इम्प्रेस करती है। शॉर्ट नोट्स की बात करें तो एनालिस्ट स्कूल पर आंसर स्टार्ट करते वक्त पहले उसके ओरिजिन को बताइए कि ये 20th सेंचुरी में फ्रांस में शुरू हुआ था। इसका मेन पॉइंट ये है कि हिस्ट्री सिर्फ राजाओं, युद्ध और पॉलिटिकल इवेंट्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसमें क्लाइमेट, लोकल लोग, एग्रीकल्चर, ट्रेड और टेक्नोलॉजी को भी इंक्लूड करना चाहिए। कीवर्ड्स जैसे फ्रेंच हिस्टोरियंस और न्यू डायरेक्शंस का यूज़ ज़रूर करें। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है डायलैक्टिक्स, जिसे जॉर्ज हेगल ने प्रपोज किया था। इसका आंसर लिखते वक्त 3 स्टेप्स का डायग्राम या 3 स्टेप्स में ज़रूर लिखिए। पहला स्टेप है यानी कि थीसिस जहाँ एक थियरी प्रपोज होती है। फिर उस स्टेप 2 आता है यानी एंटीथीसिस, जहाँ उस थियरी के अगेंस्ट एक कॉन्ट्ररी थियरी दी जाती है। और एंड में स्टेप 3 यानी सिंथेसिस, जहाँ दोनों थियरी के लॉजिकल डिस्कशन के बाद एक नया जिस्ट निकलता है। इस प्रोसेस को डायलैक्टिक्स कहते हैं। वॉल्टेयर पर शॉर्ट नोट लिखते वक्त उनका ओरिजिनल नाम फ्रांकोइस मैरी अरॉयड ज़रूर मेंशन करें।
उनका मेन फिलॉसफी ये थी कि हिस्ट्री सिर्फ क्रोनोलॉजी के बारे में नहीं बल्कि सोशल ट्रेडिशन और इकोनॉमी को समझना भी उतना ही ज़रूरी है। इसलिए उन्हें फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी पर आंसर लिखते वक्त डेफिनेशन से स्टार्ट करें कि ये हिस्ट्री को औरतों के पर्सपेक्टिव से रीस्ट्रक्चर करने का तरीका है। इसमें साइमन डी बेवॉर का नाम लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनकी राइटिंग ने ही इसका बेस सेट किया। इसका कोर गोल मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव को रीथिंक करना था और वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट और फैमिली लाइफ जैसे टॉपिक्स पर फोकस करना था। एग्जामिनर फैमिली लाइफ जैसे टॉपिक्स पर एग्जामिनर यहाँ इंडिपेंडेंट सोशल क्लास जैसे टर्म्स ढूंढता है। जब आपको रीज़न देने को कहा जाए कि वोल्टेयर को फाउंडर क्यों मानते हैं तो पॉइंट वाइज लिखिए कि उन्होंने ऑब्जेक्टिव ट्रूथ के साथ साथ सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट को भी इम्पोर्टेंस दी। इन्हीं रीजंस की वजह से उन्हें ये टाइटल मिला है। माइकल फौकॉल्ट ने अपनी मेथड को आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज क्यों कहा? इसका रीज़न ये है कि उन्होंने इवेंट्स को सिर्फ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को क्रिटिसाइज किया। उनका मानना था कि आर्कियोलॉजी का मकसद अल्टीमेट ट्रूथ तक पहुंचना नहीं है बल्कि पास्ट में जो ट्रांजिशंस या बदलाव हुए हैं उन्हें एक्सप्लेन करना है। आंसर में ट्रांजिशन वर्ड को हाईलाइट ज़रूर करें। सिमिलरली फेमिनिस्ट रिसर्च का फोकस वुमेन्स लाइफ पर इसलिए गया क्योंकि स्कॉलर्स ने रियलाइज किया कि औरतों को एक इंडिपेंडेंट सोशल क्लास की तरह पोर्ट्रे करना चाहिए जिससे उनके ट्रेड यूनियंस और फैमिली रोल्स की डेप्थ में स्टडी हो सके। कार्ल मार्क्स की क्लास थियरी एक्सप्लेन करते वक्त ध्यान दें कि उनके हिसाब से हिस्ट्री एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ की नहीं बल्कि लिविंग पीपल की है। ह्यूमन रिलेशनशिप ऑनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर डिपेंड करती है क्योंकि ये मीन्स सबके लिए इक्वल नहीं होते। सोसाइटी क्लासेस में डिवाइड हो जाती है और हिस्ट्री इसी क्लास स्ट्रगल की कहानी है जहां अमीर क्लास गरीब का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी की 4 कैरेक्टरिस्टिक पर लॉन्ग आंसर लिखते वक्त साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, एंथ्रोपोसेंट्रिक नेचर, रिलायबल एविडेंस और मैनकाइंड्स जर्नी जैसे हेडिंग्स का यूज़ करें। ये पॉइंट्स बताते हैं कि हिस्ट्री माइथोलॉजिकल नहीं बल्कि पास्ट ह्यूमन डीड्स पर बेस्ड एक ग्राफ है। अब पूरे चैप्टर को माइंड मैप से फास्ट रिवाइज करते हैं। स्कॉलर साइड देखें तो डेस्कार्ट रिलायबिलिटी पर फोकस करते थे, वोल्टेयर ने सोशल एस्पेक्ट्स दिए, हेगल ने डायलेक्टिक्स दी, रांके ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पर जोर दिया, मार्क्स ने क्लास स्ट्रगल बताया और फौकॉल्ट ने ट्रांजिशंस एक्सप्लेन किए। स्कूल साइड में देखें तो एनालिस स्कूल फ्रेंच हिस्टोरियंस का था जो क्लाइमेट और ट्रेड की बात करता था और फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी साइमन डी बेवॉर के आइडियाज़ पर बेस्ड औरतों के पर्सपेक्टिव की बात करती है। हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड हमेशा हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन से शुरू होकर क्रिटिकल एग्जामिनेशन और रिलेवेंट क्वेश्चन तक जाती है। एग्ज़ाम के पहले ये माइंड मैप रिकॉल करने के लिए एक परफेक्ट चीज़ है। इस पूरे चैप्टर में प्रेजेंटेशन और कीवर्ड्स ही आपको टॉप मार्क्स दिलाएंगे। अब आप इन स्लाइड्स को रिवाइज करें, क्लास थियरी और डायलेक्टिक्स जैसे आंसर को बिना देखे लिखने की कोशिश प्रैक्टिस करें और रॉन्ग पेयर वाली स्लाइड को ध्यान से देखें।
इन स्टेप्स को फॉलो करके आपके ग्रेड सिक्योर हो जाएंगे। गुड लक।